खबर दिल्ली के नरेला से, जहां प्लास्टिक फैक्ट्री में एक भीषण आग लग गई। आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत की खबर है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। 10 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। 2 लोगों को बचाने में कामयाबी मिली है, तो एक बड़ी आग जिसने 2 लोगों की जान ले ली है। कोशिशें जारी हैं कि उस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन राहत यह कि 2 लोग इसमें बचाए गए, लेकिन 2 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने की खबर थी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गलियों से होती हुई एम्बुलेंस भी आपको नजर आ रही है। आग लगने की खबर जब मिली तो उसके बाद एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। 10 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं, यानी एक बड़ी आग। दो लोगों को बचाया नहीं जा सका, क्योंकि आग इस तेजी से फैली कि उन्हें वहां से निकलने का मौका नहीं मिला। जो 2 लोग बचाए गए उन्हें अस्पताल भेजा गया है, ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके। मुकेश है हमारे साथ। मुकेश, कितनी बड़ी आग, और जो लोग नहीं निकल पाए उसके पीछे की वजह क्या? बहुत तेजी से आग फैली थी? देखिए, बिल्कुल, ये सुबह करीब 9:30 बजे ई ब्लॉक है नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में, वहां से एक फैक्ट्री में फायर की कॉल मिली थी, जिसमें करीब 7 से 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। जिस वक्त आग लगी, फैक्ट्री में कुछ लोग काम कर रहे थे और आग इतनी तेजी से फैली, और खास तौर से जो ऊपर के फ्लोर्स हैं वहां पर आग लगी हुई थी, टॉप फ्लोर पर, तो लोग निकल नहीं पाए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। अभी तक बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हुई है, कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका है। तो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। फायर डिपार्टमेंट के अलावा दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस के लोग मौके पर मौजूद हैं। तो 2 लोगों की मौत अभी कंफर्म हुई है, जो लोग निकाले गए थे, लेकिन वो इतने झुलस गए थे, दम घुटने से उनकी मौत हो गई। तो बाकी अभी अंदर कितने और लोग हो सकते हैं, इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और फायर डिपार्टमेंट की करीब 7 से 8 फायर टेंडर्स वहां पर मौके पर हैं और फायर के कर्मचारी हैं, जो कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन अभी ये पुख्ता जानकारी नहीं है कि अंदर कुछ लोग हैं या सबको बाहर निकाल दिया गया है, इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं। जी मुकेश, जिन लोगों की मौत हुई उनका कोई बैकग्राउंड पता चल पाया हो? देखिए, अभी ये कहा जा रहा है कि ये सभी लोग, जो दोनों लोग जिनकी डेथ हुई है, वो इस फैक्ट्री में काम करते थे, मजदूर थे, ये जानकारी मिली है। लेकिन अभी उनकी पहचान नहीं हो पाई है और जो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं वो बाकी मजदूरों से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं, लेकिन उनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है, ना ही उनका बैकग्राउंड मालूम चल पाया है। जी मुकेश, 9:30 बजे का वक्त था, इसका मतलब यह है कि वो जो फैक्ट्री है वो शुरू भी हो चुकी होगी, क्योंकि 9 बजे तक करीब करीब इस तरह की फैक्ट्रीज खुल जाया करती हैं। तो अभी शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, या फिर कोई जानकारी कि कितने लोग उस वक्त काम पर वहां मौजूद थे? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब ये आग लगी उस वक्त फैक्ट्री में सभी मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि फैक्ट्री के टॉप फ्लोर पर आग लगी थी, तो बाकी के लोग निकल गए थे, लेकिन कुछ लोग वहां फंस गए थे, जिसमें 2 लोगों को जब निकाला गया तो बाद में उनको अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। अभी और कितने लोग अंदर मौजूद हैं या फिर सबको निकाल लिया गया है, इसे लेकर भी फायर डिपार्टमेंट ने कुछ भी साफ नहीं किया है। तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, थोड़ी देर में और भी जो स्थिति है वो साफ होगी कि आखिर कोई अंदर है या सबको बाहर निकाल लिया गया है। जी शारिक। मुकेश, ये रेसिडेंशियल इलाका है या कॉमर्शियल इलाका है जहां ये फैक्ट्री थी, या फिर नियमों की अनदेखी करके बनाया गया? देखिए, ये पूरा इलाका जो है नरेला इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं और लीगल इलाका है। ये एक फैक्ट्री है जिसमें आग लग गई थी, और क्या वजह है, क्यों आग लगी, इसको लेकर भी कुछ साफ नहीं है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो फिलहाल सबसे टॉप प्रायोरिटी है फायर डिपार्टमेंट की, वो है रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसको लेकर तमाम जो फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं वो मौके पर लगे हुए हैं और
जिन दो लोगों को निकाला गया था अंदर से, उन दोनों की डेथ हो गई है। अभी अंदर और कितने लोग हैं इसको लेकर थोड़ी देर में और तस्वीर साफ हो जाएगी। शुक्रिया मुकेश इस पूरी बातचीत। तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक आरोप लगाया। दिल्ली के उपराज्यपाल को एक गोपनीय चिट्ठी लिखी है। तिहाड़ में बंद आप नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन पर उसने आरोप लगाया। कहा तिहाड़ में प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ रुपए दिए। सत्येंद्र जैन ने पीए के जरिए 2 करोड़ रुपए महीने की मांग की थी। यह चिट्ठी उसने गुप्त तौर पर लिख कर एलजी को यह आरोप सत्येंद्र जैन पर लगाया है, जो ईडी मामले में पिछले कई महीनों से जेल में बंद है। मुकेश सिंह सेंगर हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, अगर सुकेश की बात करें तो एक शातिर अपराधी है और ऐसे में यह आरोप उसने उस नेता पर लगाया है जिसके बारे में वो जानता है कि उसकी पार्टी और जो एलजी हैं उनके बीच के संबंध किस तरह से खराब हैं। ऐसे में क्या वो एक तरीके से सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाकर अपने लिए कोई एक रास्ता बचने की तलाशता हुआ नजर आ रहा है? देखिए शारिक, बिल्कुल जो सुकेश चंद्रशेखर है वो एक शातिर अपराधी है और जैसा हम सबको पता है कि वो 200 करोड़ की ठगी के मामले में जेल में बंद है। यानी कि जेल में रहते हुए उसने 200 करोड़ रुपए ठग लिए थे, जबरन वसूली की थी। तो वो जेल से निकलने के लिए तरह तरह की जो ट्रिक्स अपनाता रहता है और इसके पहले भी उसने कई लोगों पर आरोप आए हैं और बार बार वो कोर्ट में कोई भी बात कहता है ताकि वो जेल से बाहर आ जाए। तो ये लेटर है दिल्ली के उपराज्यपाल को जिसमें कहा है कि उसने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को पीए के जरिए को 10 करोड़ रुपए दिए हैं और ये सारा पैसा घूस के तौर पर दिया गया है। हालांकि क्यों दिया है इसको लेकर कोई साफ नहीं है, लेकिन उसने इस तरह के एलिगेशन लगाए हैं जिसके बाद उपराज्यपाल ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन कोई सबूत नहीं दिया कि पैसा किस तरह से दिया गया, कोई एविडेंस नहीं दिया है। तो जो वो सुकेश चंद्रशेखर है वो अपराधी है और वो जेल से निकलने के लिए तमाम जो फैसले है वो अपनाता रहता है। इससे पहले भी उसने लोगों पर कई तरह के आरोप किए हैं, लेकिन जो कोर्ट है वो बातों को गंभीरता से नहीं लेता है। और हमने देखा कि किस तरह से सुकेश चंद्रशेखर पिछले 1.5-2 साल से जेल में ही बंद है, क्योंकि उस पर पहले से बहुत सारे केस दर्ज थे और उसने जेल में रहते हुए भी 200 करोड़ की चीटिंग की और उस मामले में दिल्ली पुलिस ने उस पर मकोका भी लगा दिया है। तो उसकी जेल होना मुश्किल है और ये बात जैसे जानता है, इसीलिए वो बार बार पैंतरेबाजी करता है और नए नए आरोप करता है। तो इसी कड़ी में आरोप है और कोई सबूत दिया है, तो अब देखना होगा कि उसके आरोपों में कितनी सच्चाई है। जी, ये चिट्ठी सामने किसकी तरफ से आई मुकेश? देखिए चिट्ठी जेल में लिखी गई है, जेल में उसने लिखी है और फिर उसने जेल से शायद पोस्ट की है चिट्ठी जिसके जरिए उपराज्यपाल तक पहुंची है और फिर वहां से चिट्ठी बाहर आई है। तो अभी इस चिट्ठी में जो आरोप हैं उसमें कोई गंभीरता नहीं दिखती है, क्योंकि आरोपों में कोई सबूत नहीं दिया गया है। केवल बात यह है कि पैसे दिए हैं और उसके बेसिस पर उसने जांच की मांग की है। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि वो जेल से बाहर आने के लिए इस तरह के फैसले हर रोज अपनाता है ताकि वो जेल के बाहर आ पाए, क्योंकि इसको 1.5 साल का वक्त हो चुका है जेल में और किसी भी कीमत पर उसको बेल नहीं मिल पा रही है। सुप्रीम कोर्ट तक से उसकी बेल जो है खारिज की है। तो ऐसे में वो नए नए तरीके अपनाता रहता है जिससे कि किसी तरह उसके जेल से आने का रास्ता साफ हो। लेकिन फिलहाल अब इस चिट्ठी के बारे में चीजें लिखी हैं उसको लेकर उपराज्यपाल ने आदेश दिया है जांच का, तो जांच में क्या कुछ निकलता है ये देखना होगा। जी मुकेश, संक्षेप में अगर आपके पास इसकी जानकारी हो, ना हो तो एक बार चेक भी कर लीजिएगा कि जिस बैरक में सुकेश बंद है और जहां सत्येंद्र जैन बंद है, क्या दोनों आसपास हैं या काफी दूरी पे हैं या कभी उनसे कोई मुलाकात हो पाई, इसकी कोई जानकारी हो सकती है क्या? देखिए दोनों अलग अलग जेलों में है, सत्येंद्र जैन अलग जेल में है और जो सुकेश है एकदम अलग जेल में है। तो दोनों का कोई संपर्क नहीं आपस में और सत्येंद्र जैन को भी लगभग 3 से 4 महीने जेल में हो चुका है। तो वो किसी के संपर्क में भी नहीं है, क्योंकि घर वालों से ही मुलाकात कर सकते हैं और बाकी आप अपने वकील से और घर वालों से मुलाकात करते हैं, बाकी लोगों से मुलाकात नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो आरोप हैं वो हालांकि जांच होगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस तरह के आरोप वो जेल से निकलने के लिए लगाता रहता है। पहले भी उसने कई सारे जेल अथॉरिटी पर आरोप लगाए थे जिसमें कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन
इसके अलावा भी वो कई तरह के एलिगेशन लगाता है ताकि वो जेल से बाहर आ पाए। जी शुक्रिया शुक्रिया मुकेश इस पूरी बातचीत के लिए। तो सुकेश चंद्रशेखर का एक और हथकंडा, जेल में बंद आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर प्रोटेक्शन मनी मांगने का लगाया आरोप। एक गोपनीय चिट्ठी एलजी को लिखी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर बढ़ गया है। दिल्ली में फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स 423 तक पहुंचा, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा एनसीआर के कई इलाके भी खतरनाक श्रेणी में हैं। गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मानेसर, फरीदाबाद, सोनीपत में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब श्रेणी में। पंजाब में पराली जलाने के कारण भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण का आलम यह है कि सुबह सुबह दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई रही। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया है। दिल्ली की अगर बात करें तो 36 प्रदूषण मापने के केंद्र हैं। वहां पर दर्जन भर से ज्यादा केंद्रों पर जो आंकड़े आए हैं उसमें आंकड़े 400 AQI लेवल जो है वो 400 के आसपास बना हुआ है। यानी जब 400 से ऊपर AQI लेवल होता है तो वो बेहद खतरनाक की श्रेणी में आता है। 300 से 400 जो AQI लेवल होता है वो गंभीर की श्रेणी में आता है। तो जो 400 के आसपास जो है वो प्रदूषण का स्तर दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में बना हुआ है। मैं इस वक्त आनंद विहार पर मौजूद हूं और ये भी दिल्ली के सबसे ज्यादा प्रदूषित जगहों में से एक है। यहाँ पर AQI जो है वो 400 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है, जो काफी गंभीर है। अब आप सोचिए कि जो प्रदूषण का स्तर है वो जब बढ़ रहा है तो इससे ज्यादातर जो मामले सामने आ रहे हैं वो सर्दी, जुकाम, गले में खराश, जो अस्थमा के मरीज हैं उनको खासी दिक्कत आ रही है इस प्रदूषण के चलते। हालांकि बातें प्रदूषण पर तमाम सारी हुई हैं, लेकिन अभी तक इसका ठोस जो हल है वो नहीं निकाला गया है। अक्टूबर से शुरू होते हुए और जनवरी तक जो है वो प्रदूषण के हालात बेहद दिल्ली एनसीआर में खराब देखे गए हैं। पिछले साल भी हमने देखा था कि काफी खतरनाक प्रदूषण का स्तर गया था। ये बताया जा रहा है कि जो दिल्ली और हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है उसके चलते जो पराली का धुआं है वो 20% तक जिम्मेदार है दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण बढ़ाने में। हालांकि केवल पराली से ही प्रदूषण नहीं बढ़ता है, जो दिल्ली और इसके आसपास में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ का भी जो प्रदूषण है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को खासा परेशान करता रहा है। तमाम सारे कदम हैं, उठाए गए हैं। यहाँ पर अभी निर्माण रोक दिया गया है। जो जनसेट हैं डीजल के उनको चलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अभी दीपावली में आपने देखा कि पटाखे भी चलाने पर पाबंदी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो दिल्ली का प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यह आप आनंद विहार की तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी आप देखिए कि ये सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। आनंद विहार के एक ओर साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र है, दूसरी ओर यहाँ पर पटपड़गंज औद्योगिक इलाका है और खुद आनंद विहार में खासा जाम रहता है। तो उसके चलते भी जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सचेत रहना होगा जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं और जिनको सांस से संबंधित कोई बीमारी है, उनको इस प्रदूषण में खासा सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर राजनीतिक सियासत जारी है, खासकर तब जब गुजरात के चुनाव की घोषणा होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर सरदार पटेल स्कूल में शिरकत की और कहा कि उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के कई पूर्व छात्रों ने शाह के वहां मौजूद रहने पर विरोध दर्ज कराया। मोरबी के हादसे में मारे गए लोगों को सरदार वल्लभ भाई स्कूल के बच्चों ने कुछ इस तरह याद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया। पूरे देश की संवेदनाओं को झंझोड़ने वाली ये दुर्घटना ने न केवल गुजरात, पूरे देश के लोगों के मन को दुखी और आहत किया है। मैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है वो सभी
मृतक व्यक्तियों के बच्चों के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं, दुख भी व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को चिर शांति मिले। अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर सरदार पटेल स्कूल पहुंचे थे। वो शायद बीजेपी के पहले बड़े नेता हैं जिन्होंने इस स्कूल के किसी भी कार्यक्रम में शिरकत की। और सरदार ने कई प्रकार के ऐसे काम किए जो आज देश की जनता को सामने है और देश में एक आम राय बनी हुई है कि शायद सरदार देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश अभी जिस समस्याओं का सामना कर रहा है उसमें से बहुत सारी समस्याओं का सामना न करना पड़ता। हालांकि अमित शाह ये बयान कई बार दे चुके हैं, लेकिन सोमवार को उनके बयान के मायने अलग इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि वो स्कूल के बच्चों को संबोधित कर रहे थे। दरअसल बीजेपी कांग्रेस को लेकर इस मुद्दे पर हमेशा हमला बोलती रही है। शाह ने बच्चों को याद दिलाया कि सरदार पटेल की तरह बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने मशहूरी के लिए नहीं काम किया। आजादी के बाद 500 से अधिक रियासतों में विलय में भी सरदार पटेल का ही योगदान है, लेकिन भारत रत्न मिलने से लेकर उनका स्मारक बनाने और उनके विचारों को संकलित करने में कई साल लग गए। उधर सरदार पटेल विद्यालय के कई पूर्व छात्रों ने गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा का विरोध किया। विद्यालय के 237 पूर्व छात्रों ने विद्यालय प्रबंधन को एक ईमेल भेजकर अमित शाह की यात्रा का विरोध किया है। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर देश भर में अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टियां उन्हें याद करती रहीं, लेकिन जिस तरह कुछ राजनीतिक दल उनके नाम पर सियासत कर रहे हैं उस पर सवाल उठाए जाने लाजमी हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।